ओके स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन जो है एक फिनोमिना है, फिनोमिना ऑफ अट्रैक्शन है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में इन्वर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है तो उस फिनोमिना को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये जो ग्रेविटेशन है ये अट्रैक्टिव होता है नेचर में। ठीक, इसको डिफ़ाइन किया किसने? न्यूटन ने। तो न्यूटन ने क्या कहा कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटाते हैं तो इसमें एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है जिसको कैपिटल जी से लिखते हैं, और इसकी वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम जो है बहुत ही डिटेल में स्टडी करते हैं। तो इसमें क्या है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसमें किसी दो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो उनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये F इज़ इक्वल टू F इज़ प्रोपोर्शनल टू M1 M2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पर एक कैपिटल G आ जाता है जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, और इसको हम मैथमेटिकली न्यूटन ने जो है निकाला, तो इसको हम इसकी वैल्यू अभी हमने बताई थी कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, अब चूँकि ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए इसको हम इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्लियर है? ठीक, अब हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होती है। उसकी यूनिट हम इस तरह से निकालेंगे कि F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, तो G इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? FR स्क्वायर अपॉन M1 M2। ठीक है, तो अगर सबको 1 कर दें तो ये हो जाएगा G इज़ इक्वल टू F। ठीक है, यानी यूनिट मासेस के बीच में अगर यूनिट डिस्टेंस है और उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसी के बराबर होता है। ठीक है, इसकी यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर, देखिए यहाँ पे F की यूनिट न्यूटन, R की यूनिट यानी डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो उसका स्क्वायर, और अपॉन किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और अगर मैं CGS सिस्टम की बात करूं तो ये डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। इम्पोर्टेंस क्या है ग्रेविटेशन लॉ का? ये क्या होता है, इसकी वजह से जो है अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा तो सोलर सिस्टम हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो है, एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसको भी यही होल्ड करता है। ठीक है, अर्थ पे जो लाइफ है वो भी ग्रेविटेशन की वजह से है। ठीक है, रेनफॉल और स्नोफॉल है ये भी ग्रेविटेशन की वजह से है। ठीक है, जो चंद्रमा जो है अर्थ के अराउंड जो है रोटेट करता है वो भी इसी की वजह से है। टाइड भी इसी की वजह से आता है। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है? करेक्टरिस्टिक्स जो है ग्रेविटेशन लॉ की क्या है? ग्रेविटेशनल जो फोर्स दो बॉडी के बीच में लगता है, ठीक है,
इसमें कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, नॉन कांटेक्टिव फोर्स है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज़ के बीच में अगर है तो वो उनके डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने बताया था, ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशनल लॉ है ये एक्शन रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है, यानी ये पेयर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। इसको आप देखिए और नोट्स बनाइए। ओके।